हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर काफ़ी छोटा सा है, इसके लिए एक ही वीडियो काफ़ी थी। बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को समझते हैं। तो मैं एनसीईआरटी बीएसटी क्लास 12th की बुक से ये चैप्टर समझा रही हूँ। पहले बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट सारी चीज़ों का टोटल है जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। ये चीज़ें इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन और दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकती है। टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। राइटर ने कहा है कि पूरी यूनिवर्स को देखो और उसमें से ऑर्गेनाइजेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो बचेगा वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। इसलिए इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और दूसरे फोर्सेस जो बिजनेस के बाहर ऑपरेट करते हैं वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर ग्रुप्स, कोर्ट, मीडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस के बाहर हैं वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सारी चीज़ें बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं, चाहे बिजनेस की बाउंड्रीज के बाहर ही क्यों ना हो। जैसे गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंजेस, रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कंज्यूमर के फैशन और टेस्ट में चेंजेस और मार्केट में कंपटीशन बढ़ना, ये सब चीज़ें बिजनेस की वर्किंग को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। मान लीजिए कि आज कोई फैशन ट्रेंड है स्कर्ट और क्रॉप टॉप का, लेकिन जो बिजनेस है वो प्रोड्यूस कर रहा है ट्रेडिशनल क्लोथ की वैल्यू इतनी नहीं है मार्केट में, तो उसका बिजनेस ठप होगा कि नहीं होगा। सेम अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है जिसको एआई बोलते हैं, तो काफ़ी सारे बिजनेस, काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन इस नई टेक्नोलॉजी से काफ़ी डरे हुए हैं कि कैसे वो इस नए एनवायरमेंटल चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं। तो लेटेस्टली कुछ न्यूज़ चैनल जो एंकर्स, जो उनके ह्यूमन एंकर्स थे जो न्यूज़ को प्रेजेंट करते थे, अब वो एआई इंटेलिजेंस के थ्रू न्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसने नए एनवायरमेंटल चेंज को एक्सेप्ट किया ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहे, मार्केट में रहे। गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ाने से चीज़ें एक्सपेंसिव होती है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट पुराने प्रोडक्ट्स को आउटडेटेड बना सकती है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर के मन में डर पैदा कर सकती है। कंज्यूमर के फैशन और टेस्ट में चेंज मार्केट की डिमांड को एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसे नए प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर सकती है। मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से फर्म के प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। चलिए अब इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट सभी एक्सटर्नल चीज़ों का टोटल है जो बिजनेस के बाहर होते हैं और ये एग्रीगेटिव नेचर का होता है, मतलब कि कंबाइंड नेचर का होता है। नेक्स्ट फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स बिजनेस को डायरेक्टली और डे टू डे अफेक्ट करते हैं, जबकि जो जनरल फोर्सेस है जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, ये सारे बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने और हेल्थ के अवेयरनेस के बढ़ने की वजह से हेल्थ प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल आज के लोग काफ़ी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट जो डाइटरी में इफेक्ट हो, जैसे प्रोटीन पाउडर या फिर कोई भी हेल्दी फूड, उसकी डिमांड ज़्यादा है इस वक्त मार्केट में। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है डायनेमिक नेचर।
बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, मतलब बदलता रहता है, चेंज होता रहता है लगातार, चाहे वो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है उसका शिफ्ट हो, या नए नए कंपटीशन की एंट्री हो। कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड बदलती रहती है, उनकी प्रेफरेंसेस बदलती रहती है, और मार्केट में नए नए ऑर्गेनाइजेशन हर रोज आते रहते हैं। तो ये डायनेमिक नेचर का होता है, बदलता रहता है। नेक्स्ट फीचर है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी अनसर्टेन होता है कि हमें कुछ नहीं पता अगले पल क्या हो जाए। फ्यूचर हैपनिंग्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। आईटी या फैशन इंडस्ट्रीज में फ्रीक्वेंटली चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट में कई सारी इंटर रिलेटेड और डायनेमिक कंडीशंस होती है, मतलब कि ऐसी कंडीशन जो आपस में रिलेट करती है और वो चेंज होती रहती है, जो अलग अलग सोर्सेज से आती है। तो पूरे एनवायरनमेंट को समझना मुश्किल होता है। अब आप अलग अलग एक्सटर्नल फोर्स को कितना डीपली समझ लोगे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं होता बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। नेक्स्ट फीचर है रिलेटिविटी। ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव है, यानी ये कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन अलग हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल कंडीशन यूएस में चाइना या पाकिस्तान से अलग होंगी, क्योंकि हर कंट्री के जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, सोशल व्यूज़, वैल्यूज़ हैं, वो सब अलग होती हैं। जैसे कि आप इंडिया में सिर्फ नॉन वेज नहीं बेच सकते, क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियंस जो है वो ज़्यादा हैं। और यही चीज़ अगर आप नॉनवेज को यूएसए में बेचेंगे तो ये काफ़ी कॉमन होगा, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज रेस्टोरेंट्स ही हैं, वेजिटेरियन या वीगन रेस्टोरेंट बहुत कम हैं। तो कंट्री के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग बिजनेस को कुछ चीज़ें अडेप्ट करनी होती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करनी होती है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एनवायरनमेंट के पॉजिटिव ट्रेंड्स या चेंजेस को पहचान कर बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिससे वो पहले मूव करके बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मारुति ने पहले स्मॉल कार मार्केट को पहचाना था। इन शॉर्ट, अगर आप देख रहे हैं कि कोई नया चेंज आया है, तो आपको इमीडिएट स्टेप लेना होता है, ताकि आप फर्स्ट वन हो जो वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो। अगर आप सेकंड या थर्ड हो गए तो आपकी इतनी वैल्यू नहीं होगी आपके ब्रांड की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन जिसने पहले प्रोड्यूस किया होगा उसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। एनवायरमेंट अवेयरनेस थ्रेट को पहचान कर बिजनेस को पहले से ही वार्न कर देता है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। अगर किसी ब्रांड को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से पता चल जाए कि ये जो ट्रेंड है ये ख़त्म होने वाला है, प्रोडक्ट की डिमांड कम होने वाली है आगे चल के, तो वो उसकी प्रोडक्शन रोक देंगे ताकि आगे चल के लॉस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू वो रिसोर्सेज जैसे फाइनेंस, रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा अवेलेबल होती है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ यूजफुल रिसोर्सेज जो उसके बिजनेस के लिए सही हो, जो किसी नेगेटिव वे में उसके ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट ना करे, सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज को ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करना ज़रूरी है। अगर वो वेस्टफुल रिसोर्सेज, मतलब मान लीजिए अगर वो, उसको 10,000 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, सिर्फ 10,000 की, और वो 1 लाख एम्प्लॉय बेमतलब में रख रहा है, तो उन सब की सैलरी उसके बिजनेस को तो लॉस देगी ना। तो सिर्फ यूजफुल रिसोर्स को ही अपनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होने के कारण फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट का नॉलेज बिजनेस को इन चेंजेस से कोप करने में हेल्प करता है, चेंजेस को अडेप्ट करने में, डील करने में। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एनवायरनमेंट एनालिसिस से बिजनेस फ्यूचर एक्शन प्लान और पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब कि इन एनवायरनमेंट को देख के डिसाइड कर सकता है कि आगे के प्लान क्या है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन कौन सी पॉलिसीज लगेंगी, स्ट्रैटेजीज लगेंगी मार्केट में टिके रहने के लिए।
जो उसको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के अकॉर्डिंग एक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके बिजनेस अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डायमेंशन की ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट लो है तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग लोन लेके घर और गाड़ियां खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर हाई इन्फ्लेशन से कॉस्ट ऑफ बिजनेस जैसे रॉ मटेरियल और सैलरी बढ़ जाती है तो प्रॉफिट पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा अगर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है तो वो प्रोडक्ट और सर्विस पे ज़्यादा खर्च करते हैं, जो डिमांड को बढ़ा सकता है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो किसी कंट्री की इकोनॉमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एनवायरनमेंट है सोशल एनवायरनमेंट। वो सोशल फोर्सेस जो सोसाइटी की कस्टम, वैल्यू और एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करती है। जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस पर स्वीट्स और गिफ्ट की डिमांड बढ़ जाती है, जो कन्फेक्शनरी और टेलरिंग बिजनेस के लिए फ़ायदे का मौका बन जाती है। रिसेंटली दिवाली थी, तो ये जो गिफ्टिंग कंपनीज होती है, जो पैकेजेस बनाती है, गिफ्ट पैकेज बनाती है, उनकी डिमांड बढ़ गई थी। लोग नए नए कपड़े सिलवाते हैं, तो नए नए जो टेलर्स हैं, जो ब्रांड हैं, कंपनी हैं कपड़ों की, उन लोगों की डिमांड बढ़ गई थी, उनका प्रॉफिट हो रहा था काफ़ी। किसी कस्टम या ट्रेडिशन की वजह से बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। दूसरा, सोसाइटी के कुछ वैल्यूज़ जैसे इक्वालिटी, जस्टिस और नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिजनेस प्रैक्टिस में भी इम्पैक्ट लाते हैं। जैसे इंडिया में सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेसेस सोशली रिस्पॉन्सिबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस अपनाएं। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि जो बिजनेसेस हैं वो बिना किसी भेदभाव के और जस्टिस के अपने बिजनेस को चलाएं। और सोसाइटी ये भी एक्सपेक्ट करती है कि जो बड़े बड़े बिजनेस है वो कंट्री के लिए, कंट्री के उन लोगों के लिए जिनकी मार्जिनलाइज वैल्यू है, उन लोगों के लिए कुछ करे। इसके अलावा आजकल हेल्थ और फिटनेस का ट्रेंड पॉपुलर है, जो जिम्स, ऑर्गेनिक फूड और बॉटल वाटर जैसे प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि सोशल ट्रेंड का हिस्सा हो गया। तो सोशल एनवायरनमेंट के ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन सोशल एनवायरनमेंट से कैसे इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन से बनता है, जो नए तरीके और टेक्निक्स के लेके आते हैं प्रोडक्ट बनाने और बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। जैसे कंप्यूटर्स और इंटरनेट की वजह से एडवर्टाइजिंग और कस्टमर इंटरेक्शन के नए तरीके आए हैं। रिटेलर्स के पास अब डायरेक्ट लिंक है सप्लायर्स के साथ, जो स्टॉक मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाता है। लाइक करेंटली इन कोविड, टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ हुआ। लोगों ने अपना जो ब्रांड है उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया थ्रू मोबाइल्स, थ्रू इंटरनेट, थ्रू लैपटॉप्स और वॉट एवर द इंस्ट्रूमेंट, वॉट एवर द डिवाइस दे हैव। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है इन अ पॉजिटिव वे, और इन अ नेगेटिव वे अगर कोई उनके बारे में, बिजनेस के बारे में उल्टा सीधा डाल दे तो। इसके अलावा जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज़ ने बिजनेस को नई अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दिए हैं। नेक्स्ट एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो पॉलिटिकल कंडीशन आती है जो किसी कंट्री में स्टेबिलिटी और बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है तो बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट सेफ और प्रॉफिटेबल लगते हैं, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो एग्जिस्ट कर रही है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी आ गई 5 साल के लिए, वो अपने कुछ लॉज को रीइंफोर्स करेगी लोगों पे, तो इससे बिजनेस इफेक्ट होता है। अगर वो चेंज हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी,
तो बिजनेस दोबारा इफेक्ट हो सकता है कि हर पार्टी की अपनी अपनी कंडीशंस, लॉस और रूल्स बना लेती हैं वो। इसके अलावा गवर्नमेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का बिजनेस के टूवर्ड्स पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड भी असर डालता है। जैसे अगर गवर्नमेंट सपोर्टिव है तो बिजनेस को ग्रोथ के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा। नेक्स्ट टाइप का एनवायरनमेंट है लीगल एनवायरनमेंट, जो लॉस और रेगुलेशन से मिलकर बना होता है, जो गवर्नमेंट और कोर्ट के द्वारा बिजनेसेस पे अप्लाई किया जाता है। जैसे कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट वगैरह को फॉलो करना ज़रूरी है, वरना लीगल इश्यूज हो सकते हैं। जो भी बिजनेस होते हैं उन्हें रजिस्टर कराना होता है अपने आप को अंडर कंपनीज एक्ट, और अगर कोई रेस्टोरेंट चला रहा है तो उसको FSSAI के अंडर अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। इन लॉस को फॉलो करना ज़रूरी होता है, वरना कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे सिगरेट के पैकेट्स पे वार्निंग लिखना ज़रूरी है। बेबी फूड एडवर्टाइजिंग में मेंशन करना ज़रूरी है, मदर्स मिल्क बेस्ट है। ये सब बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट, जो प्रमोशन है, जो मार्केटिंग है, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि दूसरों की वैल्यूज़ को हर्ट ना हो, किसी के रिलीजन, किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को चलाना चाहिए। आई होप आपको डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आ गए हो। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया के बारे में। दोस्तों, इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफ़ी सारी मैक्रो लेवल फैक्टर्स को शामिल करता है, जो प्रोडक्शन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डालते हैं और जो बिजनेसेस और इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट करते हैं। कुछ मेन चीज़ें जो इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आती है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज। ये देखना ज़रूरी है कि इंडिया किस डेवलपमेंट स्टेज में है, मतलब कंट्री किस लेवल पर खड़ी है, डेवलप्ड, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड। दोस्तों, इंडिया को कंसिडर किया जाता है एज अ डेवलपिंग कंट्री। इसके अलावा इंडिया एक मिक्स्ड इकनॉमी है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल रिकग्नाइज किया गया है। यानी यहाँ दोनों सेक्टर्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर ये पॉलिसीज़ इंडस्ट्रियल, मॉनेटरल और फिस्कल फील्ड में बनाई गई हैं, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, जैसे कि GST, RBI के इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर्स प्लान और एनुअल बजट के ज़रिए होती है। इसके थ्रू कंट्री के ग्रोथ गोल सेट किए जाते हैं। नेशनल इनकम, GNP, ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम, सेविंग्स का रेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैल्यूज़ और बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे फैक्टर्स भी इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे एलिमेंट भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, जो किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए ज़रूरी है। इंडिया में बिजनेस को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट का इम्पोर्टेंस है और उनके वर्किंग एनवायरनमेंट पे भी इसका असर पड़ता है। कंपनी रिपोर्ट्स में जनरली चेयरपर्सन इन्हीं इकोनॉमिक फैक्टर्स का एनालाइज प्रेजेंट करता है, जो बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी चैलेंजेस और लिमिटेशंस थी, जैसे कि मोस्टली एग्रीकल्चर इकनॉमी थी। सिर्फ जो पैसा था वो फार्मिंग से आ रहा था और लोग रूरल एरिया में रहते थे। उस वक्त पे अर्बनाइजेशन नहीं था। 70% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे, ज़्यादातर लोग फार्मर्स थे। टेक्नोलॉजी का काफ़ी लो और प्रोडक्टिविटी भी कम थी। मतलब उस वक्त पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल वगैरह तो बहुत बाद में आए हैं। और इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज़ेस वाइड स्प्रेड थी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी वीक था। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर स्टेप के लिए, जैसे स्टेट कंट्रोल, सेंट्रल प्लानिंग और प्राइवेट सेक्टर पर रिस्ट्रिक्शन, ताकि कंट्री की जो इकनॉमी है
उसकी ग्रोथ हो सके। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इंडिया की डेवलपमेंट प्लान्स में वो थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को जल्दी से बढ़ाना है, एक लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है और अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को रिड्यूस करना है। इसके अलावा कंट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस को सेटअप करना है ताकि इकोनॉमी जो है कंट्री की वो बढ़ सके। इससे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इसके अलावा जो इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना ताकि कंट्री डेवलप्ड हो सके। ऐसे कुछ स्टेप्स, ऐसे कुछ प्लान इन्वॉल्व थे इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991। गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ को जो कि कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंडर थी। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट हो गई थी। जो पब्लिक सेक्टर है वो लिमिटेड हो गया था। इसके अलावा कुछ फॉरेन कैपिटल जो था उस पे लिबरलाइजेशन एक्ट जो है इम्प्लाई हुआ था। फॉरेन इक्विटी में पार्टिसिपेट करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, सब अब अलाउ हो गया था। नई नई टेक्नोलॉजी का परमिशन, फॉरेन कंपनी के साथ प्रमोशन, चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा था। बेसिकली उस वक्त पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। लिबरलाइजेशन कैसे, इंडस्ट्री को लाइसेंस परमिट सिस्टम से आज़ादी दी गई थी और अननेसेसरी जो कंट्रोल था इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उसको हटा लिया गया था। लाइसेंसेस को सिर्फ कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ तक ही लिमिट किया गया था। बिजनेस को स्केल और एक्सपेंशन में फ्रीडम मिली थी। उससे पहले बिजनेस एक लिमिटेड रेंज तक ही अपना बिजनेस कर सकते थे, लेकिन अब बिजनेस अपना ग्रो कर सकते थे लोग और एक्सपेंड कर सकते थे। प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो रिड्यूस कर लिया गया और प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड कर दिया गया। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया और एफडीआई पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया था। इन सब रिफॉर्म का ओवरऑल इम्पैक्ट इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव रहा, जिसमें बिजनेस को एक्सपेंशन का मौका मिला और इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ दिखने को मिली थी। अगर बात करें लिबरलाइजेशन की, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, इसका मतलब है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो किसी भी इकोनॉमिक को अननेसेसरी कंट्रोल कर रहे थे, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, उन सब से ऑर्गेनाइजेशन को आज़ादी मिल गई थी। और ये प्रोसेस शुरू हुआ था 1991 में, जब इकोनॉमी को सीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो पहले कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंडर थी, उनका लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट रिड्यूस किया गया। सिर्फ 4 इंडस्ट्री को कंपलसरी लाइसेंसिंग दी गई। 4 इंडस्ट्रीज थी ऐसी जिनके ऊपर ये लाइसेंस अप्लाई हुआ था। इससे बिजनेस को अपने ऑपरेशन को शुरू करने और एक्सपेंड करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली। इसके अलावा पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर के अंडर रिजर्व किया गया था, लेकिन जब लिबरलाइजेशन मिली उन इंडस्ट्री का जो स्कोप है वो कम कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया। लिबरलाइजेशन ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को लिबरलाइज किया और फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन का परसेंटेज बढ़ाया गया और कई सेक्टर्स में 100% एफडीआई की परमिशन दी गई। इसके अलावा गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट जो होते हैं के लिए ऑटोमेटिक परमिशन देना शुरू कर दिया। इससे इंडियन कंपनीज़ को इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ कोलैब करने का मौका मिला था। इसके अलावा जो बिजनेसेस थे वो अलग अलग रीजन में जाके अपनी गुड्स और सर्विस को प्रमोट कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले एक लिमिटेशन थी, एक रिस्ट्रिक्शन थी कि सिर्फ आप यहीं पे सामान बेचोगे, लेकिन उसके बाद वो लिमिटेशंस हटा दी गई और इससे पहले जो फिक्स प्राइस की जो पॉलिसी थी उससे भी लोगों को आज़ाद कर दिया गया। अब लोग अपनी कॉस्ट और मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइसेस को सेट कर सकते थे। दोस्तों, लिबरलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, कंपटीशन भी बढ़ा क्योंकि बहुत सारी नई नई प्राइवेट सेक्टर
कंपनीज आ गई थी। इससे जॉब क्रिएशन भी हुआ क्योंकि उन कंपनीज में लोग तो चाहिए ना काम करने के लिए, और लोगों के पास कंज्यूमर चॉइस भी हो गई थी क्योंकि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी बना रही थी, तो अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग चॉइसेस थी कंज्यूमर के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। नए इकोनॉमिक रिफॉर्म का मेन प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना था, नेशन बिल्डिंग में और पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना था। पहले डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता था, पर अब प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज किया गया और उन पर फोकस किया गया। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर का रोल रीडिफाइन किया गया अंडर 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो सरकारी कंपनीज थी, उनका जो स्टेक सेक्टर था, उसको ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रोसेस को बोला गया था डिसइन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट का ओनरशिप 51% से कम हो जाए तो मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगा। बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, जिसका मतलब है कि दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज का आपस में इंटीग्रेशन। ये 1991 के रिफॉर्म के बाद इंडिया में आया, जिसमें इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना छोड़ा और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने पर फोकस किया गया। मतलब कि अब टारगेट ये था कि इंडिया से प्रोड्यूस करके बाहर के देशों में चीज़ों को भेजना है, एक्सपोर्ट करना है। और ये जो इंपोर्ट था, बाहर से चीज़ें इंडिया में आ रही है, उसको कम करना है। मतलब कि जो प्रोडक्शन है अब वो इंडिया में स्टार्ट करना है। इससे इंडियन इकोनॉमी बाकी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो गई। इंपोर्ट रेगुलेशन में कुछ लाइसेंस, टैरिफ और क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म किया गया। इसका मतलब है इंपोर्ट करने के लिए पहले जो पेपर वर्क या रूल्स थे वो कम हो गए। टेक्नोलॉजी और ट्रेड पॉलिसी के डेवलपमेंट के साथ ग्लोबल मार्केट में एंटर करना आसान हो गया। न्यू टेक्नोलॉजी और ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ की वजह से कंपनीज अब दूर के मार्केट में भी कस्टमर को रीच कर सकती हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए। आप अलग कंट्री को प्रमोट कर सकते हो, अलग कंट्री के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, या फिर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबली प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। दोस्तों, अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन की। नवंबर 8, 2016 को 500 और 1000 के नोट जो हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए थे। पब्लिक को अपने पास जो भी पुराने नोट थे उन्हें बैंक में जमा करना पड़ा। इस चीज़ का एम था कि करप्शन और ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जा सके। डिमोनेटाइजेशन का प्राइमरी गोल यही था कि इलीगल जो एक्टिविटीज़ है और ब्लैक मनी है जो टैक्स डिपार्टमेंट के सामने डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसको रोकना। टैक्स जो नहीं भरते थे, जो इलीगल काम कर रहे थे, वो लोग अपने मनी को डिक्लेयर करें और उन लोगों पे पेनल्टी लगे। इस वजह से ये स्टेप लिया गया था। डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। जो लोग अपना इनकम डिक्लेयर करके लीगल कैश होल्ड कर रहे थे उन्हें आसानी से बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन जिन लोगों के पास ब्लैक मनी था उन्हें अपने अनअकाउंटेड पैसे डिक्लेयर करके पेनल्टी देनी पड़ी थी। इसके अलावा गवर्नमेंट का टैक्स इवेजन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सिग्नल था ये। इस प्रोसेस से ये मैसेज गया कि अब टैक्स इवेड करना या टैक्स को छुपाना आसानी से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ज़्यादा सेविंग्स आई। बैंक्स ने नए डिपॉजिट स्कीम्स ऑफ़र की जो फ्यूचर में लोन्स या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो सकते हैं और इकनॉमी को ग्रो करने में मददगार हैं। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन से डिजिटल इकनॉमी को बढ़ावा मिला, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत भी थी कि पीओएस मशीन्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होगी जो हर जगह अवेलेबल नहीं थी। लेकिन डिमोनेटाइजेशन की वजह से ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है वो बढ़ गया था।
अब लोग जो है कैशलेस हो गए थे। अब लोग कैश कम रखते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था डिमोनेटाइजेशन का। दोस्तों, डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो कैश ट्रांजैक्शन थी वो कम हो गई और बैंक डिपॉजिट जो हुआ करते थे वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि हर कोई अब बोलता है कि अब ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो, फ़ोन में ही पैसे भेज दो। इससे सेविंग्स होती है, फाइनेंशियल सेविंग्स इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा लोगों की वेल्थ डिक्लाइन हुई, क्योंकि कुछ हाई वैल्यू नोट्स वापस नहीं आए और रियल इस्टेट प्राइसेस गिर गए। मॉनिटाइजेशन की वजह से जो प्रॉपर्टी के रेट थे वो डिक्रीज हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, जो कि रियल एस्टेट वालों के लिए एक लॉस था। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर वेल्थ कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन में नया इंक्रीज हुआ, खास तौर पे नए यूज़र्स जैसे रुपे और पेटीएम, पे फ़ोन, इनके साथ। इनकम टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ क्योंकि ज़्यादा डिस्क्लोजर हुआ टैक्स रिटर्न्स में। दोस्तों, ये इम्पैक्ट पड़ा था डिमोनेटाइजेशन की वजह से। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन समझने हैं या कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।